हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉस्टॉक के थैलस स्ट्रक्चर, उसके रिप्रोडक्शन और उसकी लाइफ साइकिल के बारे में। ये वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीएससी के सिलेबस में भी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सिलेबस है उसमें नॉस्टॉक आपके सिलेबस में होगा। तो आप नॉस्टॉक के वीडियो को पूरा देखें ताकि इसके सारे जो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में पूछे जाएँ वो आपको आसानी से याद हो सके। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट है थैलस का स्ट्रक्चर, उसका रिप्रोडक्शन, या फिर सिर्फ रिप्रोडक्शन पूछ लिया जाएगा। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का है, कैसा कैसा है, कौन कौन से मेथड्स हैं उसमें। हेटेरोसिस के बारे में पूछा जा चुका है, एकाइनिड्स के बारे में पूछा जा सकता है, और लाइफ साइकिल नॉस्टॉक का। तो ओवरऑल थैलस स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन, ये नॉस्टॉक के लिए दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आपको इसमें मुख्य रूप से देखना है। सबसे पहले हम लेते हैं उसका जर्नल फीचर। जर्नल फीचर में हम समझते हैं उसका क्लासिफिकेशन। तो जो नॉस्टॉक है वो साइनोफाइसी ग्रुप का मेंबर है। साइनोफाइसी जो क्लास है उसको हम मिक्सोफाइसी भी कहते हैं, और इसी को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, इसी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये एक टाइप के बैक्टीरिया ही हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं इनको। इसका ऑर्डर है नॉस्टोकेल्स और फैमिली इसकी जो आती है वो आती है नॉस्टोकेसी। इसको हम स्टार जेली भी कहते हैं या ट्रॉल्स बटर भी कहते हैं, ये इसके कॉमन नाम है। ये एक फ्रेश वाटर में यानी कि साफ पानी में मिलने वाला एल्गी है। कहीं कहीं ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी मिलता है, मतलब कि ज़मीन पर भी मिलता है। फ्रेश वाटर में यानी कि साफ पानी में, देखिए पानी दो टाइप का मिलता है, एक तो होता है फ्रेश वाटर और एक होता है मैरीन। मैरीन यानी कि समुद्र का पानी। मैरीन एनवायरनमेंट में जो होगा वो अलग होगा, ये फ्रेश वाटर में मिलता है। फ्रेश वाटर यानी कि साफ पानी, जो जैसे नदियों का, तालाब का पानी है, जो पानी खारा नहीं होता है, जिसमें पानी में सॉल्ट की मात्रा नहीं होती है, कम होती है, उसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं। कुछ स्पीसीज इसकी एंडोफिटिक भी होती हैं। एंडो का मतलब होता है इनसाइड में, फिटिक का मतलब होता है प्लांट्स, जो पौधों के, दूसरे पौधों के अंदर ग्रो करती हैं। तो ऐसी स्पीसीज जो है उसमें आता है पहला नॉस्टॉक पंचीफॉर्मी। तो पंचीफॉर्मी जो स्पीसीज है नॉस्टॉक की, वो एंथोसिरोस में और साइकस की जो कोरोलॉइड रूट होती है, साइकस में आपने कोरोलॉइड रूट पढ़ी होगी, साइकस जिम्नोस्पर्म में आता है, और एंथोसिरोस जो आपका ब्रायोफाइट में आएगा, उसमें आपने देखा होगा कि इनके अंदर नॉस्टॉक के कुछ फिलामेंट्स भी मिलते हैं। साइकस की कोरोलॉइड रूट में आपको एक एल्गल जोन मिलेगा। उस एल्गल जोन में आपको यहाँ पर नॉस्टॉक की स्पीसीज मिल जाएगी। जो स्पीसीज वहां पे मिलती है उसका नाम है नॉस्टॉक पंचीफॉर्मी। इसके अलावा नॉस्टॉक एजोली, ये भी एसोसिएशन में रहती है एजोला के साथ में, ये भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में मिलती है। तो जो नॉस्टॉक की स्पीसीज सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती हैं, तो नॉस्टॉक में देखिए इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो क्या है, हेटेरोसिस का फॉर्मेशन। तो हेटेरोसिस के बनने की वजह से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। हेटेरोसिस के लिए अलग से वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन पे भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेटेरोसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर हेटेरोसिस मिलती है, इसीलिए ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। तो जिन प्लांट्स के साथ में ये एसोसिएशन में रहता है उन प्लांट्स को ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, तो उनके साथ में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये बना लेता है। इसके अलावा नॉस्टॉक स्फेरिकम और नॉस्टॉक कॉलिमा, ये दो स्पीसीज हैं जो लाइकेन्स के कंपोनेंट बनाती हैं। लाइकेन में आपने देखा होगा, जो लाइकेन होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, एक एल्गल पार्ट होता है और एक फंगल पार्ट होता है। तो जो एल्गल पार्ट होता है वहां पे ये नॉस्टॉक स्फेरिकम और नॉस्टॉक कॉलिमा, ये दो नॉस्टॉक की स्पीसीज हैं जो एल्गल कंपोनेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा ये और फंजाई के साथ में भी एसोसिएशन में रहते हैं। ये इसका जर्नल फीचर हो गए। अब हम इसके थैलस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसका जो थैलस है वो है कैसा। थैलस का मतलब होता है कि ऐसी बॉडी जिसमें रूट, स्टेम और लीफ, ये तीनों में डायरेक्टली डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। जब इस टाइप के प्लांट्स होते हैं तो उनको हम कहते हैं थैलॉइड प्लांट। तो जो थैलॉइड प्लांट्स हैं उसमें हम देखते हैं कि ना तो इसमें रूट समझ में आता है, ना इसमें कुछ स्टेम समझ में आता है, ना इसमें कुछ लीफ समझ में आता है। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं थैलॉइड प्लांट। तो ऐसे में जब भी आप लिखेंगे तो उसको कहेंगे कि थैलस
तो इसका जो थैलस होता है वो कैसा होता है, ट्राइकोम के फॉर्म में होता है, यानी कि ऐसा ट्विस्टेड लाइक में इसमें फिलामेंट देखने को मिलेगा, उसको हम कहते हैं ट्राइकोम। ये कैसे होते हैं, यूनिसीरिएट होते हैं। यूनि का मतलब होता है वन, सीरिएट मतलब सीरीज में। तो एक के ऊपर एक ऐसे लगे हुए हैं, लेकिन ये एक ही रो में है, यानी कि एक ही सीरीज में है। तो एक ही सीरीज होगी तो इसको हम कहेंगे यूनिसीरिएट। अब ये ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड मतलब इठे हुए। तो ये इठे हुए रहते हैं, बिल्कुल एकदम सीधा नहीं है, जैसे आपने ऑस्लेटोरिया वगैरह के फिलामेंट्स में देखा होगा, वो ऐसे स्ट्रेट फिलामेंट्स होते हैं। तो वो स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ा ट्विस्टेड मैनर में है। अब इसमें मिलता है प्रोमिनेंट कॉन्स्ट्रिक्शन बिटवीन द सेल्स। जो दो आपस की सेल्स हैं उनके बीच में, यहां पर आप गौर करिए, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं। यहां पर आप गौर करिए कि ये जो पार्ट है ये एक सेल है, और यहाँ पर ये बीच में कॉन्स्ट्रक्शन मिल रहा है, यानी कि ये बीच का हिस्सा जो है थोड़ा सा दबा हुआ है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है ये दोनों साइड का, तो इसी को हम कहते हैं कॉन्स्ट्रक्शन। प्रोमिनेंट कॉन्स्ट्रक्शन मिलता है दो सेल्स के बीच में जो एडजेसेंट सेल्स होती हैं, मतलब पास पास की जो सेल्स हैं उनके बीच में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, कॉन्स्ट्रक्शन मिलेगा। कॉन्स्ट्रक्शन को हिंदी में कहते हैं संकुचन। तो यहाँ पर बीच में प्रोमिनेंट कॉन्स्ट्रक्शन मिलता है, यानी कि संकुचन मिलता है। तो जो ट्राइकोम होता है वो कवर्ड रहता है किससे, एक जिलेटिनस शीट से। जिलेटिनस क्या मतलब, जिलेटिन की बनी हुई एक बाहर की एक परत है। यहाँ पर आप ये डॉटेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो बाहर की तरफ से ये ऐसा दिख रहा है, तो ये दिखाया जा रहा है कि इसके चारों तरफ एक कवरिंग है, यानी कि एक बाहर की तरफ से एक परत बनी हुई है, एक लेयर बनी हुई है, जिससे कि ये उससे घिरा हुआ है। ये कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, हाईलाइट होगी या फिर कलर्ड होगी। बहुत सारे जो ट्राइकोम्स होते हैं, इन फिलामेंट्स को हम क्या कह रहे हैं, ट्राइकोम कह रहे हैं। तो जो बहुत सारे ट्राइकोम हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, किससे, जिलेटिनस शीट के द्वारा। उनकी जिलेटिनस शीट क्या होगी, आपस में डिसॉल्व कर जाएगी, यानी कि एक दूसरे से घुल जाएगी, घुल मिल जाएगी, और वो आपस में वो सारे ट्राइकोम जो दूसरे फिलामेंट्स हैं, बहुत सारे फिलामेंट्स हैं, वो आपस में मिलके एक कॉलोनी बना लेते हैं, अलग अलग शेप्स की, अलग अलग आकार की वो कॉलोनी बना लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक हेट्रोसिस मिलता है। हेट्रोसिस कैसा होता है, इंटर कैलरी होगा। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ये हेट्रोसिस यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर ये हेट्रोसिस यहाँ पर लगा हुआ है, एक ये हेट्रोसिस यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तो ये हेट्रोसिस्ट है, ये कैसा होता है, इंटर कैलरी होगा, यानी कि फिलामेंट्स के बीच में मिलेगा। कभी कभी क्या होगा, ये टर्मिनल भी मिलेगा, यानी कि फिलामेंट जहां पर खत्म हो रहा है वहां पर अगर हेट्रोसिस मिल रहा है तो उसको हम कहेंगे टर्मिनल। अब ये जो हेट्रोसिस होता है इसकी जो साइज होगी वो वेजिटेटिव सेल्स के बराबर की होगी। ये साधारण सेल्स जो इस कलर में आपको दिख रही हैं, ये जो सेल्स हैं, ये सभी सेल्स जो हैं वेजिटेटिव सेल्स हैं, और जो हेट्रोसिस्ट है और ये वेजिटेटिव सेल्स है, ये दोनों साइज में एक जैसी हैं। इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट होगी उसमें 2 पोल्स मिलेंगे, और जो टर्मिनल हेट्रोसिस्ट होगी उसमें 1 पोल मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये हेट्रोसिस का ये पार्ट है, और जिसको मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ, ये जो 2 पार्ट हैं तो ये पोल्स हैं, और यहाँ पर भी आपको 2 पोल्स मिल रहे हैं। हेट्रोसिस की वीडियो में आपको ये डिटेल में देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे पूरा ही हेट्रोसिस के बारे में बताया गया है। तो ऊपर मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, आप उसको वहाँ से ज़रूर देख लें, ताकि आपको हेट्रोसिस के बारे में काफ़ी सारा अच्छे से पता चल जाए। हम उसके सेल स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो जो सेल्स हैं वो कैसी होंगी, स्फेरिकल होंगी या फिर राउंडेड होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स कैसी हैं, स्फेरिकल हैं, और एग्जिबिट द टिपिकल साइनोफाइशियन सेल स्ट्रक्चर। जो टिपिकल साइनोफाइशियन सेल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि साइनोफाइसी ग्रुप के जो मेंबर्स का जो सेल स्ट्रक्चर होता है उसकी तरह ये यहाँ पर दिखाई देगा। इसकी सेल जो वॉल होगी, बाहर की जो वॉल है, ये आप सेल वॉल देख रहे हैं, ये सेल वॉल है वो म्यूको पॉलीमेरिक होगी। इसका जो प्रोटोप्लाज्म होगा, यानी कि अंदर का जो मटेरियल है उसमें क्या होगा, पेरिफेरल क्रोमोप्लाज्म मिलेगा, यानी कि बाहर की तरफ का जो है वो कैसा मिलेगा। ये जो अगर आप देखें तो ये बाहर की तरफ का हिस्सा है, ये जो मैं इसको कलर कर रहा हूं ये बाहर की तरफ का हिस्सा है, और जो सेंटर का पार्ट है वो अलग है। तो बाहर के पार्ट को हम कहते हैं पेरिफेरल पार्ट, यानी कि बाहर की तरफ का हिस्सा, तो उसको हम कहेंगे क्रोमोप्लाज्म। और जो सेंट्रल का पार्ट है उसको हम कहेंगे सेंट्रोप्लाज्म, यानी कि बीच के हिस्से को हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रोप्लाज्म, और उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहेंगे, क्योंकि बीच में न्यूक्लियस का पार्ट मिलता है। अंदर का जो है वो सेंट्रोप्लाज्म है और बाहर का जो है वो क्रोमोप्लाज्म है। अब क्रोमोप्लाज्म में क्या होगा, साइनोफाइसिन मिलेगा। साइनोफाइसिन यहाँ पर क्या होता है, एक टाइप का पिगमेंट होता है। पिगमेंट्स के भी मैंने वीडियो बना रखा है एल्गी के ऊपर, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। इसमें प्रोटीन ग्रैन्यूल्स भी मिलते हैं, और साइनोफाइसियन स्टार्च भी यहाँ पर मिलेगा। साइनोफाइसियन जो स्टार्च है वो यहाँ पे रिजर्व फूड है।
रिजर्व फूड है, यानी कि वो फूड रिजर्व के फॉर्म में रहेगा। देखिए एल्गी के अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग टाइप के रिजर्व फूड्स मिलते हैं, तो किस ग्रुप में कौन सा रिजर्व फूड है ये आपको याद रखना चाहिए, और ये एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका भी वीडियो मैंने ऊपर बनाया हुआ है, वो भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अलग से उसको डिटेल में देखना हो तो आप वहाँ पर उसको देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये कैसे हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं। साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक हैं। कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक हैं। अब प्रोकैरियोटिक में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं मिलते हैं, और ना ही न्यूक्लियर का जो पार्ट है उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी न्यूक्लियस का पार्ट नहीं बनाया गया है सेल में, क्योंकि ये कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है। इसका रिप्रोडक्शन हम समझें तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही मिलता है। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, हार्मोगोनिया होगा, एकाइनीट होगा, हेट्रोसिस्ट होगा, या फिर एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो ये इतने टाइप के इसमें रिप्रोडक्शन मिलते हैं, और सभी कैसे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। हम समझते हैं सबसे पहले हार्मोगोनिया। कि हार्मोगोनिया क्या होता है, आप जानते हैं, जैसे पीछे आपने डायग्राम में देखा है कि यहाँ पर एक हेटेरोसिस बनी हुई है और एक यहाँ पर हेटेरोसिस बनी हुई है। तो जो इसके बीच का पार्ट है इसमें किस तरीके से चेंजेस होगा, तो वो हेटेरोसिस क्या होती है, डीजेनरेट कर जाती है यहाँ से, यानी कि वहाँ से वो हेटेरोसिस हट जाएगी और बाकी सेल से उसका टचअप नहीं रहेगा, बाकी सेल से वो जुड़ी नहीं रहेगी। इस वजह से क्या होता है, जो बीच का ट्राइकोम है, बीच का जो पार्ट है, बीच का सेगमेंट है, वो अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये सेगमेंट अलग हो गया है। अब उस सेगमेंट में क्या होता है, जो बीच की जो सेल्स हैं वो डिवाइड करने लगती हैं, बहुत तेजी से डिवाइड करेंगी और जिलेटिनस शीथ के ही अंदर में रहती हैं। ये बाहर से आपको जिलेटिनस शीथ दिख रही है, इसी शीथ के अंदर रहती हैं, और इस शीथ के अंदर रहने के बाद में वो डिवाइड कर दी जाती हैं। डिवाइड करने के साथ में वो अंदर एक नई कॉलोनी एक बना लेती हैं। नई कॉलोनी की जो सेल्स हैं वो वहाँ से अलग होके, फिलामेंट्स अलग होके, और एक नई कॉलोनी अलग से बना लेते हैं। हार्मोगोनिया के थ्रू रिप्रोडक्शन इसी तरीके से होता है। आप इसको पूरा डिटेल में समझ लीजिए कि पहले क्या हुआ, साइड की जो सेल्स हैं वो वहाँ से बाकी के फिलामेंट से हट जाती हैं, और जो बीच की जो सेल्स हैं वो सेल्स डिवाइड करने लगती हैं और नए फिलामेंट को बना लेती हैं। सिर्फ इतना ही लिखना है आपको, और ये डायग्राम बना लेना है। डायग्राम के साथ में उसको लेबल जरूर करें ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सकें। नेक्स्ट आता है एकाइनीट। एकाइनीट में क्या होता है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में मिलता है। ऐसी कंडीशन में मिलेगा जहां पर वातावरण अनुकूलित नहीं होगा, ठीक है, यानी कि प्रतिकूल, हिंदी में लिखते हैं प्रतिकूल वातावरण। वातावरण कैसा होगा, प्रतिकूल होगा। उसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जैसे सर्दी पड़ रही है या बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, तो ऐसे वातावरण को हम कहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि प्रतिकूल वातावरण। तो उसमें क्या होता है, ट्राइकोम जो होते हैं, जो फिलामेंट्स होते हैं, उनके जो बीच का पार्ट होता है वो रेस्टिंग स्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हेटेरोसिस्ट है ना, और ये जो हेटेरोसिस्ट है, इसके जो बीच का पार्ट है ये किस में कन्वर्ट हो गया, एकाइनीट में कन्वर्ट हो गया। तो जो इतना हिस्सा है ये क्या बना लेगा, एकाइनीट बना लेगा। अब इस एकाइनीट में क्या होता है कि जो सेल वॉल है, नॉर्मल सेल वॉल के मुकाबले इसकी जो सेल वॉल होती है वो काफी मोटी हो जाती है। मोटी हो जाएगी सेल वॉल, सभी की यहाँ पे जितने भी ये एकाइनीट की सेल्स हैं सभी की सेल वॉल मोटी हो जाएगी, और इसमें एडिशनल 3 लेयर बन जाती हैं, यानी कि 3 बाहर से और लेयर बन जाएंगी, और उसके अंदर में सेल वॉल रहेगी। तो ये बाहर से वातावरण से क्या है, प्रतिकूल वातावरण है, तो वातावरण से इसको नुकसान होगा, इसीलिए ये और ज़्यादा अपने चारों तरफ में लेयर बना लेता है, जिससे वातावरण का प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता है। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है कि जो इसका प्रोटोप्लाज्म है उसमें फूड रिजर्व ज़्यादा होंगे, यानी कि खाना खूब सारा इकट्ठा कर लेगा। प्रतिकूल वातावरण आने से पहले ये इतना काम कर लेता है। और जो वेजिटेटिव सेल्स हैं, आसपास की जो सेल्स हैं, यानी कि हेटेरोसिस के जो पास की सेल्स हैं, उनमें ही ये परिवर्तन देखने को मिलता है, ताकि वो आसानी से एकाइनीट का फॉर्मेशन कर सके। अच्छा, होता क्या है कि हेटेरोसिस जो है वो कुछ केमिकल भी सीक्रेट करती है, जिससे कि एकाइनीट के बनने में मदद मिलती है।
अब ये एकाइनेट जब बन जाते हैं उसके बाद में ये क्या करते हैं, जो ठंडी की और गर्मी की जो स्थिति है वो उसको आसानी से उस पूरी स्थिति को निपट लेते हैं, उसमें आसानी से वो सरवाइव कर लेते हैं, उसमें उनको कोई भी समस्या नहीं आती है। और जैसे ही प्रतिकूल की वातावरण हटता है यानी कि अनुकूल वातावरण आता है, फेवरेबल कंडीशन आती है, वैसे ही इसका जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो सभी क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद में जो बाहर की जो सेल वॉल है वो टूट जाती है और टूटने के बाद में नए ट्राइकोम, नया फिलामेंट वहां से बन जाता है और नई सेल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। इस तरीके से ये रिप्रोडक्शन करता है। अब हम हेटरोसिस में समझते हैं कि हेटरोसिस क्या है। तो कुछ स्पीसीज जैसे नॉस्टॉक कम्युनी में हेटरोसिस भी रेस्टिंग स्पोर की तरह काम करता है। वैसे तो हेटरोसिस आपसे नॉर्मल पूछा जाए तो आप हेटरोसिस के लिए अलग से जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें जो हेटरोसिस के बारे में डिटेल बताई गई है आप उसको लिखेंगे। लेकिन अगर आपसे हेटरोसिस रिप्रोडक्शन में पूछा जाता है तो आप इस पार्ट को लिखेंगे कि हेटरोसिस के द्वारा नॉस्टॉक में या किसी और में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ रिप्रोडक्शन का पार्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं हेटरोसिस के लिए सिर्फ रिप्रोडक्शन बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको हेटरोसिस नॉर्मल अलग से शॉर्ट नोट में पूछा जाता है जिसमें नॉस्टॉक का कहीं जिक्र नहीं है तो आप पूरा वीडियो जो हेटरोसिस के लिए बनाया गया है उसको देखें और उसके साथ में आप हेटरोसिस को कंप्लीट करें। तो हेटरोसिस यहाँ पे क्या करता है, रेस्टिंग स्पोर। रेस्टिंग का मतलब एक ये रेस्ट की कंडीशन में है। जैसे ही प्रतिकूल वातावरण होगा यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो वहां पर ये क्या करेगा, रेस्ट करने लगेगा। यानी कि वहां पर ये इसके चारों तरफ वॉल बनने लगेगी और ये अंदर का मटेरियल यहाँ से सुरक्षित बना रहेगा। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है वैसे ही यहाँ से ये ट्राइकोम निकल के नए फिलामेंट्स को बना लेता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है जैसा कि सभी में होता है। अब हम समझते हैं एंडोस्पोर। एंडोस्पोर क्या मतलब है, एंडो का मतलब अंदर की तरफ और स्पोर का मतलब स्पोर का फॉर्मेशन। तो जो नॉस्टॉक की कुछ स्पीसीज हैं जैसे नॉस्टॉक कम्युनी, नॉस्टॉक माइक्रोस्कोपिकम, ये जो स्पीसीज हैं इनमें क्या होता है कि हेटरोसिस जो है वो डिवाइड करता है उसका प्रोटोप्लास्ट और अंदर की तरह एंडोस्पोर बना लेता है। लेकिन ये जो कंडीशन होती है ये अनफेवरेबल कंडीशन में नहीं होगी, क्योंकि जो एंडोस्पोर की जो वॉल होती है वो वॉल कैसी होती है, बहुत पतली होती है। पतली होने के साथ में क्या होता है कि वो अनफेवरेबल कंडीशन को सर्वाइव नहीं कर सकती। तो ये नॉर्मल कंडीशन में आपको इस तरीके का जर्मिनेशन भी देखने को मिलता है। उसके अंदर का प्रोटोप्लास्ट डिवाइड करके नया ट्राइकोम का फॉर्मेशन कर लेता है। कुछ ऐसे फिलामेंट्स देखे गए जैसे नॉस्टॉक म्यूकोरम जो स्पीसीज है उसमें देखा गया है कि वैसे तो देखिए नॉस्टॉक में सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं मिलता है, लेकिन कुछ ट्राइकोम्स यहाँ पर इस स्पीसीज के फ्यूज कर जाते हैं और इस फिनोमिना को सोमेटोगोएमी भी कहा गया है। अगर पूछा जाता है, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा, ये आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप याद करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा नॉस्टॉक के कुछ इंपॉर्टेंट मैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट भी बता दूं। नॉस्टॉक को नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि यहाँ पे हेटरोसिस मिलता है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो राइस फील्ड में यानी कि चावल के खेतों में इसको बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। कुछ जगहों पे नॉस्टॉक खाया भी जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन और विटामिन सी अधिक मात्रा में मिलते हैं। नॉस्टॉक कम्युनी और फ्लैजिलिफॉर्मी ये दो स्पीसीज हैं जो कि खाई जाती हैं। नॉस्टॉक म्यूकोरम, इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट मिलता है जो कि एक प्लास्टिक का प्रिकर्सर है। तो ये इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायो रिमेडिएशन ऑफ द वेस्ट वाटर, जो खराब पानी है, गंदा पानी है, उनको साफ करने के लिए भी नॉस्टॉक का यूज़ किया जाता है। डिग्रेड एनवायरमेंट पॉल्यूशन, जो कि एनवायरमेंट में पॉल्यूशन होता है, जैसे वाटर पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, पॉल्यूशन को हटाया जा सके, पॉल्यूशन को कम किया जा सके। तो नॉस्टॉक की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट था इसमें। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है और तो आप अपना कमेंट ज़रूर बताएं कि आपने क्या सीखा, क्या आपके समझ में नहीं आया वो भी बताएं। अगला वीडियो कौन सा चाह रहे हैं, क्या सजेशन है वो भी आप बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।